गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आपसे वादा किया था कि गांधी जी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये आपका ये पार्ट 1 है ना। मैं इसका 3 सेक्शन में पढ़ाऊंगा। मैं इसको 3 सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो 3 सेक्शन में आपका यानी कहने का मतलब है कि 3 घंटे मैं आपसे समय लूंगा। और मैं वादा करता हूं अगर मैं ऐसे पढ़ा दूंगा तो जीवन में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी देता हूं। यूपीएससी पीटी तक, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी पीटी तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गांधी जी से। याद रखिएगा। अगर कहिएगा सर इससे गांधी जी से, आप जानते होंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से दागा जाता था। इससे 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता था। और आपको पता होगा बिहार ऐसा है, यूपी ऐसा है, इन सब में ग्रुप डी, इन सब में 2 से 3 क्वेश्चन तो 100 to 100% फिक्स है। तो क्या मैं गांधी को डायरेक्ट आपको बता दूं या सोचा कि मैं क्वेश्चन वाइज करा दूं? नहीं, हम 2 जो पार्ट करेंगे, 2 पार्ट आपका थ्योरी सेक्शन होगा। क्या होगा? थ्योरी सेक्शन होगा। 2 पार्ट आपका थ्योरी सेक्शन होगा और जो 1 पार्ट होगा आपका क्वेश्चन सेक्शन होगा। ठीक ना, क्वेश्चन सेक्शन होगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट आप पढ़ोगे तब ना क्वेश्चन सेक्शन करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है थ्योरी सेक्शन 2 पार्ट करेंगे और 1 पार्ट हम लोग क्वेश्चन सेक्शन करते हैं। क्या? 2 पार्ट थ्योरी सेक्शन और 1 पार्ट क्वेश्चन सेक्शन। और जिनको पॉलिटी पढ़ना है वह सुबह 9 बजे आप मेरे से जुड़िए, लाइव क्लास होती है सुबह 9 बजे। उनका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। ठीक ना, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक ना मेरे भाई। एक स्टूडेंट लिख रहा है कि एक मुलाकात का जादू है, उतरता ही नहीं तेरी खुशबू मेरे दामन से नहीं रह जाती। आज मैं 4 महीने के बाद की क्लास कर रहा हूं सर, कोरोना की वजह से और एग्जाम कैंसिल होने की वजह से पढ़ाई से फिर मन हट गया था। अरे मेरे भाई, जिंदगी में ऐसे ऐसे मुसीबत आती रहेगी। ठीक ना, इस मुसीबत से नहीं हारना है। जिंदगी का नाम ही है मुसीबत। देखिए भगवान कहता है ना कि जो जितना ज्यादा, भगवान क्या करता है ना, हम लोगों का परीक्षा लेता है। जितना तकलीफ जिनको दिया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है। गांधी जी को लीजिए, गांधी जी का जो जीवन था, अगर कहिए कि कोई एक इंसान नाथूराम गोडसे बनना चाहेगा तो गांधी जी जैसे इंसान को मारकर नाथूराम गोडसे तो आराम से बन सकता है। कोई भी आम इंसान एक दिन में, 1 सेकंड, 1 मिनट में बन सकता है। लेकिन गांधी बनने के लिए पूरी संघर्ष देना पड़ता है, यानी पूरे जीवन दे दिए थे गांधी जी ने इस भारत को आजादी दिलाने के लिए। और आपके अंदर भी एक होना चाहिए एग्जाम के लिए, यानी आपको एक जॉब लेने के लिए एक क्रांतिकारी जैसा उत्पन्न होना चाहिए। और कहिए कि पढ़ने का मन, बहुत सारे लड़का ये पूछते हैं सर पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है। अरे भाई, आप घर की परिस्थिति को देखिए, आप खुद से ज्यादा मोटिवेटर कोई नहीं होता। खुद में इतना इंप्रूवमेंट लाइए। आपको लगता है कि बाहरी दुनिया से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक यहां से मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है मोटिवेशन का। ठीक ना। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ भी? चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले गांधी जी के बारे में। तो आपको पता होगा इसका नाम था, इसमें बहुत सारे लड़का को बहुत चीज पता भी होगा। इसका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? अब मैंने आपको बता दिया कि 2 सेक्शन जो है आपको पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा और 1 सेक्शन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, जिसे कावा गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कावा गांधी भी कहा जाता था। यानी इसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी यानी कावा गांधी। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और आपको पता होगा इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और क्या क्या मनाया जाता है 2 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट कर करके बताओ। जन्म स्थान कहां है? पोरबंदर, गुजरात में। और ये पोरबंदर में एक काठियावाड़ है, उसी काठियावाड़ स्थान पर इसका जन्म हुए थे महात्मा गांधी का। विवाह हुआ था 13 साल की उम्र में 1883 में। कब विवाह हुआ था? 1883 में, 13 साल की उम्र में गांधी कस्तूरबा गांधी से। कब? कस्तूरबा गांधी से। उस समय आपको पता होगा कि उस समय जब शादी होता था तो बहुत छोटे छोटे उम्र में भी शादी हो जाता था। ठीक ना। तो बात आती है इसके पुत्र कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गोद किसको लिया था? तो जमुनालाल बजाज को। यह 5वां पुत्र माना गया था। क्या पुत्र माने गए थे गांधी जी? यह 5वां पुत्र माने गए थे। ठीक ना। अब बात आती है इसके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहे थे, जिसने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया
कब स्थापना किया था? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया का स्थापना इसी ने 1905 में किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गांधी जी को यह कहा गया था कि जब आप भारत आते हो, जैसे 1915 में गांधी जी भारत आए तो पहले 1 वर्ष तक भारत की स्थिति को आप जानो। एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि किसने कहा था गांधी जी को कि 1 वर्षों तक भारत की भ्रमण यात्रा कीजिए, उसके बाद भारत में लोगों का साथ यानी एक क्रांतिकारी दूत के रूप में आप उभरे। तो इसलिए इसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आध्यात्मिक गुरु कौन था? देखिए आध्यात्मिक गुरु इसके बहुत सारे लोग थे, कह सकते हैं जैसे एक था आध्यात्मिक गुरु श्री रामचंद्र, ठीक ना, श्री रामचंद्र जी थे, श्री रामचंद्र जी इसके आध्यात्मिक गुरु थे। अगर पूछा जाए यह किससे ज्यादा प्रभावित थे तो याद रखिएगा अनटू द लास्ट एक पुस्तक था लियो टॉलस्टॉय का। किसका था? लियो टॉलस्टॉय का, ठीक ना। टॉलस्टॉय जो थे इनसे, लियो टॉलस्टॉय जो थे इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय से काफी ज्यादा लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए साहित्य में यह रूसी दार्शनिक था। कौन थे? रूसी दार्शनिक थे। तो आप एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो बात आती है कि राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, और लेकिन आध्यात्मिक गुरु की बात किया जाए तो श्री रामचंद्र जी, ठीक ना, श्री रामचंद्र जी, ठीक ना। चलिए, और लियो टॉलस्टॉय से काफी प्रभावित थे, ठीक ना। हाँ, कल पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक ना, कल आपकी पॉलिटी का क्लास होगा सुबह 9 बजे। आपको प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का 15 मिनट का क्लास देता हूं, अपलोडेड वीडियो, ठीक ना। चलिए, अब बात आती है प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबेन थी। प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबेन। पर्सनल सिक्योरिटी कौन थे? महादेव देसाई। आपको पता होगा पर्सनल सिक्योरिटी थे गांधी जी के महादेव देसाई, जिसने इसके पुस्तक जो आत्मकथा था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। इन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के इनका जो है हिंदी अनुवाद किया था, ठीक ना। चलिए, तो आत्मकथा थे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसके जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में से यह लिखा गया था, ठीक ना। और इसकी मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन नई दिल्ली में। और इसमें नारायण आप्टे को भी फांसी दिया गया था। किसको दिया गया था? नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी। 2 व्यक्ति को फांसी दिया गया था, एक नारायण आप्टे, दूसरा नाथूराम गोडसे को, ठीक ना, क्योंकि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। आपको पता होगा गांधी का युग जब माना जाता है 1915 से लेकर भारत में 1948 तक। कब से? 1915 से लेकर 1948 तक। चलिए, गांधी जी जो है 1915 से लेकर 1948 तक का गांधी ईरा भी कहलाता है, ठीक ना। यह गांधी ईरा भी कहलाता है, ठीक ना मेरे भाई। पीडीएफ सेंड कर दिया हूं, ठीक ना। चलिए, तो बात आती है इसकी मृत्यु हुए थे 30 जनवरी 1948। मैंने कहा ना कि एक नाथूराम गोडसे बनना एक दिन में कोई व्यक्ति 1 मिनट में भी बन सकता है, 1 दिन या 1 मिनट में भी बन सकता है, लेकिन गांधी जी बनने के लिए पूरे जीवन तक संघर्ष करना पड़ता है। जितना एक योद्धा कह सकते हैं, जैसे भारत का महान सम्राट, अभी तक भारत में 2 ऐसे महान हुए जो भारत को कह सकते हैं कि पूरे भारत को मजबूती, जैसे इंसिएंट में अशोक सम्राट की तरह, जो युद्ध के साथ साथ यानी युद्ध कौशल के माध्यम से उसने क्या किए थे? पूरे देश को एकजुट किया था। लेकिन इसने, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके इसने पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लिए, ठीक ना। चलिए, क्लियर है। यानी पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराए। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जो गोली चला दी गई थी, और बिरला भवन नई दिल्ली में। और इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, क्लियर। और नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी इसी अभियुक्त में, जो कि नाथूराम गोडसे का सहायता किए थे। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक ना। 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और यह क्या केस था तो यह समझना है, यह जो केस था 40,000 पाउंड से संबंधित था। क्या था? 40,000 पाउंड से संबंधित था, ठीक ना। यह केस क्या था तो यह समझिए, जो यह केस था 40,000 पाउंड से संबंधित था। इसका जो प्रतिवादी था
प्रतिवादी था, यानी इसके विपक्ष में कौन था, तो याद रखना है यह विपक्ष में, यानी किसका, जैसे महात्मा गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा, तो वह किसके विरुद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध लड़ा था, तो आपको याद रखना है सैयद हाजी खान। कौन थे, सैयद हाजी खान के विरुद्ध लड़ा था। सैयद हाजी खान, क्या कारण था ये देखिए, जो अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जो था, यह 40,000 पाउंड लेन देन का मामला था, यह 40,000 पाउंड लेन देन का मामला था, और इसके विपक्ष में, किसके विपक्ष में, तो सैयद हाजी खान के विपक्ष में यह लड़ा गया था। और आपको पता होगा कि जब 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए अफ्रीका गए, तो गांधी जी के साथ यह एक प्रकार से समझौता किया गया। क्या क्या समझौता किया गया, तो ये इसमें बहुत सारे समझौता किया गया कि 1 वर्षों के लिए, यानी जो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी है उसने 1 वर्षों के लिए समझौता किया, और 1 वर्ष के समझौता में क्या क्या सब बातें रखी गई, कहा कि मैं आपको प्रथम श्रेणी का टिकट दूंगा, यानी जब इसे आप शेख अब्दुल्ला का केस आप जीत जाओगे तो मैं आपको प्रथम श्रेणी का टिकट दूंगा, और 150 पाउंड वार्षिक, यानी 150 पाउंड वार्षिक जो है इन्हें दिया जाएगा, ठीक ना। तो 150 पाउंड वार्षिक, सॉरी मासिक दिया गया, यानी 150 पाउंड इसे वेतन के रूप में मासिक दिया गया। रहना खाना, यानी रहना खाना ये सब वगैरह फ्री किया गया था, ठीक ना। इस कंपनी ने महात्मा गांधी जी के साथ 1 वर्ष का समझौता किया। जब कंपनी से 1 वर्ष का समझौता किया तो इसमें क्या क्या बातें रखी गई, तो ठीक ना। तो इस कंपनी से समझौते के बाद गांधी जी ने यह केस जीत गया, गांधी जी ने यह केस जीत गए, गांधी जी ने यह केस जीत गए। तो आपको याद रखना है कि 1893 में किसके केस लड़ने के लिए, गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला यानी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इस दक्षिण अफ्रीका में क्या केस था, तो 40,000 पाउंड से लेन देन से संबंधित था, और किसके विरुद्ध था, सैयद हाजी खान के विरुद्ध, ठीक ना। और 40,000 पाउंड उस समय काफी ज्यादा रुपये होते थे। तो गांधी जी से एक समझौता किया गया 1 वर्षों के लिए। कंपनी ने कहा कि मैं आपको 125 पाउंड रुपये दूंगा महीने का, और रहना खाना फ्री दूंगा, और प्रथम श्रेणी का टिकट दूंगा। और इसी वजह से गांधी जी ने इस केस को चुने थे, और गांधी जी जो केस को चुने थे तो गांधी जी ने इस केस को जीत भी गए थे, ठीक ना। तो अब देखिए इस केस के जीतने के बाद गांधी जी जो है 1800 जो नस्लीय, देखिए अगला पॉइंट, नस्लीय भेदभाव के चलते गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन दक्षिण अफ्रीका से बाहर फेंका गया था। अब ये कारण क्या है, ठीक ना। तो यह जो गांधी जी से, देखिए जैसे डरबन से प्रिटोरिया के बीच जा रही थी, किसके बीच में, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में, डरबन से प्रिटोरिया के बीच में, प्रिटोरिया के बीच में रेलवे स्टेशन था, ठीक ना, रेलवे स्टेशन था। गांधी जी इसी के प्रथम श्रेणी के टिकट में जा रहे थे, और इसी बीच में पड़ता है पीटरमैरिट्सबर्ग। क्या पड़ता है, पीटरमैरिट्सबर्ग। क्या पड़ता है, पीटरमैरिट्सबर्ग। क्या पड़ता है, तो इसी के बीच में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे प्रथम श्रेणी के टिकट में, और इस बीच में एक स्टेशन पड़ता है पीटरमैरिट्सबर्ग। यहीं से गांधी जी को फेंका गया था। क्यों, तो आखिर क्यों उतारा गया था, इसके पीछे यह रीजन था कि क्योंकि अंग्रेज वहां, नस्लीय भेदभाव का मतलब क्या है, काला गोरा। तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोग ने यह कहा कि भाई जो तुम प्रथम श्रेणी में बैठे हो, तुम तृतीय श्रेणी में जाओ, क्योंकि तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, तुम्हारा रंग गोरा नहीं है। इस वजह से अंग्रेजों का सामना करना पड़ा उसके नस्लीय भेदभाव के वजह से। इसलिए गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर वहां से उतार दिया जाता, ठीक ना। चलिए क्लियर है यहां तक। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया 1894 में। नटाल कांग्रेस का स्थापना कब किया, 1894 में। और एक चीज और याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में शेख अब्दुल्ला के दक्षिण अफ्रीका घर में किया, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। पॉलिटी का क्लास नहीं होगा, पॉलिटी का क्लास कल ना होगा, ये मैंने बोला था एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। पॉलिटी की क्लास सुबह 9 बजे चलती है, सुबह 9 बजे। सिन्हा प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम भी काला है, हम भी तो भाई काले हैं। चलिए, फिनिक्स फॉर्म आश्रम का स्थापना, डरबन की स्थापना 1904 में किया था। कहां था, ये दक्षिण अफ्रीका में। अब ये फिनिक्स का मतलब क्या होता था, ऐसे याद रखिएगा। फिनिक्स का एक प्रकार से पक्षी होता था। क्या होता था,
पक्षी होता था। देखिए फिनिक्स जो है एक प्रकार से पक्षी होता था। फिनिक्स का नाम क्यों रखा गया था, याद रखना है, फिनिक्स आश्रम जो था इसे बर्ड ऑफ फायर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ फायर। तो फिनिक्स आश्रम का स्थापना क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन समझिए। फिनिक्स आश्रम को कहा जाता है बर्ड ऑफ फायर। इसमें क्या होता है, 500 से लेकर 1000 साल तक, 500 से लेकर 1000 साल तक जीवित रहते हैं यह पक्षी, जीवित रहते हैं पक्षी, ठीक ना। इसे अमर पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस पक्षी को, अमर पक्षी भी कहा जाता है। फिनिक्स आश्रम का स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया। लेकिन इस फिनिक्स का नाम क्यों रखा फिनिक्स, तो इसके पीछे रीजन होता है, बर्ड ऑफ फायर भी कहा जाता है। और बर्ड ऑफ फायर क्या था, दक्षिण अफ्रीका का 500 से 1000 साल तक जीवित रहने वाला एक प्रकार का पक्षी था और इसे अमर पक्षी भी कहा जाता है। अब ये अमर पक्षी क्या होता था, तो ये आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का दक्षिण अफ्रीका का अमर पक्षी था। इसमें क्या क्या सब बातें था, एक प्रकार से ये था शिक्षा, एक प्रकार से शिक्षा था, स्वावलंबन था। स्वावलंबन का मतलब क्या है, स्वयं के नैतिकता के माध्यम से खुद को अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, ठीक। उसके बाद क्या था, अहिंसा था, अहिंसा था। और इसमें क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, अहिंसा था। उसके बाद क्या था, सत्य था, ठीक ना, सत्य था, सत्याग्रह था, ठीक ना, सत्याग्रह था, ठीक ना। सर करंट अफेयर्स का, सर करंट अफेयर्स का तो क्लास तो आपको अपलोडेड वीडियो डाउनलोड होती है, ठीक ना। 3 वीडियो तो मैंने डाल दिया अपलोडेड, वो 15 मिनट का क्लास होता है। चलिए अब बात आती है यहां पॉइंट कि जो फिनिक्स फॉर्म है इसे बर्ड ऑफ फायर कहा जाता था। क्यों स्थापना इसी अमर पक्षी के नाम पर रखा गया था। दूसरी बात इसमें शिक्षा, स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, स्वयं कैसे उन्नत कर सकते हैं। स्वावलंबन का अर्थ यह होता है स्वयं कैसे उन्नत कर सकते हैं, इसी को स्वावलंबन कहते हैं। स्वावलंबन किसे कहते हैं, कि स्वयं कैसे अपने आप को उन्नत कर सकते हैं, इसी को स्वावलंबन कहते हैं। अहिंसा तो पता होगा, ठीक। सत्य और सत्याग्रह, यानी इस फिनिक्स आश्रम में इतने प्रकार का शिक्षा दी जाती थी और इस फिनिक्स आश्रम में क्या होता था, इसको इस प्रकार का विचारधारा का विकास किया जाता था। बच्चों के बीच इस प्रकार का विचारधारा का विकास किया जाता था। क्लियर है। अब आती है प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए। अब देखिए क्या था, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका 1906 में किया। और इससे पहले भी आपको पता होगा, 2-3 पॉइंट हुआ था कि एक गिरमिटिया मजदूर आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। आप लोग सुने होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार का गिरमिटिया मजदूर आंदोलन हुआ था ना। आपको पता होगा कि जो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन था यह क्या था, यह समझिए। तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन जो था यह एक प्रकार का क्या था कि अंग्रेज क्या करता था, जैसे कि यह भारत है, ठीक ना, और जैसे यहां दक्षिण अफ्रीका है, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका से 5 वर्षों का समझौता किया जाता था। क्या करता था, 5 वर्षों का समझौता किया जाता था। क्योंकि देखिए अंग्रेज जो था उस समय गन्ने की खेती से काफी प्रभावित थे और गन्ने की खेती में आपको लेबर की भी जरूरत पड़ता है, यानी मजदूर की भी जरूरत पड़ता है। तो भारत से 5 वर्षों का एक प्रकार से समझौता होता था। भारत से लोगों को क्या किया जाता था, दक्षिण अफ्रीका खेती करने के लिए यानी मजदूर के रूप में लिया जाता था। अब देखिए मजदूर के रूप में जब लिया जाता था तो 5 वर्षों का समझौता होता था। अगर 5 वर्ष तक इस गन्ने की खेती में मजदूरी करने लगे, उसके बाद उसे समझौता से करार टूट जाता था और कोई भी वहां स्वतंत्र रह के जमीन खरीद के कैसे भी रह सकते थे, ठीक ना। तो इसका नाम गिरमिटिया कैसे पड़ा, तो इसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, इसका भी पीछे एक चाल चला और अंग्रेज ने कहा कि यहां तो बहुत सारे लोग ने जमीन वगैरह खरीदने लगे, भारतीय लोगों ने, क्योंकि 5 वर्षों के बाद क्या होता था, खुद स्वतंत्र हो जाता था जो करार के तहत। उसके बाद अंग्रेज ने एक चाल कहा कि मुझे कर दो, यानी कर देने की नीति बनाई, यानी लगान, ठीक ना। तो लगान देने की नीति बनाई कि आपको इतना % देना पड़ेगा। उस समय कहा जाता था 3 पाउंड दिया जाता था, यानी 1 माह में आपको 3 पाउंड देना पड़ता था। अगर इस 5 वर्ष का समझौता टूट भी जाता, यानी 5 वर्ष के समझौता हो भी जाता था तब जाके इस गिरमिटिया मजदूर आंदोलन का इसमें क्या किए थे, गांधी जी भी इनका सपोर्ट किए थे और गांधी जी ने इस गिरमिटिया मजदूर आंदोलन में
मजदूरों का सपोर्ट किए थे और अंग्रेज का विरोध किए थे, तब जाके यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका नाम गिरमिटिया क्यों पड़ा? देखिए, यह एक प्रकार से एग्रीमेंट होता था। तो एग्रीमेंट को क्या कहते थे? एशियाई या भारत देशों के लोग इसे यह कहते थे एग्रीमेंट। तो इसी एग्रीमेंट का अपभ्रंश शब्द बनने लगा गिरमिटिया, ठीक ना। इस प्रकार के मजदूर को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। क्लियर है यहां तक? तब जाके प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1903 में इंडियन ओपिनियन की रचना किया। कौन सा? 1903 में इंडियन ओपिनियन की रचना की। इंडियन ओपिनियन की रचना यानी यह साप्ताहिक पत्रिका था। कैसी थी? यानी समाचार पत्र का रचना किया दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यानी पहला समाचार पत्र था कौन सा? इंडियन ओपिनियन। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। और इससे पहले याद रखिएगा 1901 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां? तो याद रखना है कलकत्ता में। कहां हुआ था अधिवेशन? कलकत्ता में, ठीक ना। 1901 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो इसमें गांधी जी, महात्मा गांधी अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी अधिवेशन में भाग लिए थे। और ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपसे यह पूछा जाए कि महात्मा गांधी पहली बार भारत में कब आए थे? तो 1901 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, यानी जब दक्षिण अफ्रीका में ये सब आंदोलन किए, उसके बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के 1901 अधिवेशन में यह शामिल हुए। कलकत्ता, इनके जो अध्यक्ष थे दानिश वाचा थे। कौन थे? दानिश वाचा थे, ठीक ना। यह महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए। उसके बाद 1902 में गांधी जी फिर जाकर फिर कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन की रचना किया, और यह साप्ताहिक पत्रिका था जो दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी के द्वारा पहला समाचार पत्र कौन था? इंडियन ओपिनियन। कब रचना किया गया? 1903 में। 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के बाद, ऐसा नहीं था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डायरेक्ट क्या करते हैं कि 21 वर्ष तक गांधी जी बिताए। कितने वर्ष तक? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक बिताए। लेकिन गांधी जी एक बार बीच में भारत आए थे 1901, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दानिश वाचा इसको अध्यक्षता किया था। इसमें महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक ना। तो जब इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया इस अधिवेशन में, उसके बाद जब 1902 में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए तो इंडियन ओपिनियन की रचना किया। उसके बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया, और मैंने आपको बताया इसे बर्ड ऑफ फायर कहा जाता था, अमर पक्षी। इसी अमर पक्षी के नाम पर फिनिक्स आश्रम रखा गया। उसके बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है यहां तक? ठीक ना। चलिए एक बार क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी भारत में कब लौटे थे, तो याद रखना 1901 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में, जो महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दानिश वाचा। कौन किए थे अध्यक्षता? दानिश वाचा। कौन किए थे अध्यक्षता? दानिश वाचा। इस पॉइंट को जल्दी नोट करिए, इस पॉइंट को आप जल्दी नोट करिए। और गांधी जी के द्वारा पहला पत्रिका कौन था? इंडियन ओपिनियन। 1903 में रचना किया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका। अगला पॉइंट, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां हुआ था? डरबन में। कब? 1904 में। क्लियर है यहां तक? और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी कब किया? 1906 के दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? अब देखिए टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में किया। अब ये टॉलस्टॉय कौन थे? आपको मैंने अभी जस्ट बताया, टॉलस्टॉय जो थे रूसी दार्शनिक थे। इनके बहुत सारे किताब है, वर्ल्ड वार एंड पीस। इन सब से गांधी जी अनटू द लास्ट रस्किन का है, इन सब के पुस्तक से गांधी जी काफी प्रभावित थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इसके साहित्य रचना पर किसका प्रभाव पड़ा था? लियो टॉलस्टॉय का। लियो टॉलस्टॉय कहां के थे? रसिया के दार्शनिक, विचारक और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कवि भी थे। और उन्हीं में सत्य और अहिंसा शब्द को गांधी जी ने इसी से लिया गया है, यानी जो गांधी जी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इसी से लिया है। ठीक ना। चलिए गांधी जी इसी से लिए हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट आता है इसकी प्रमुख पुस्तकें।
कौन कौन सा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप एक चीज बताओ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना कब हुआ? तो आपको याद रखना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, थोड़ा कॉल आ गया था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। यह इनकी आत्मकथा है, अभी जस्ट बताया, यह इनकी आत्मकथा था। और देखिए, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स की रचना किया। और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना कब किए? 1909 में। किस भाषा में था? गुजराती भाषा में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी कौन से भाषा में थे? तो यह भी गुजराती भाषा में था। कौन सा भाषा में था? गुजराती भाषा में था। उसके बाद याद रखना है इसके प्रमुख समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन 1930 में दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में, और नवजीवन 1919 में, और हरिजन 1933 में रचना किया। तो आपको क्या इन सब डेटों को याद रखना है? नहीं मेरे भाई। देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी आत्मकथा है, जिसे अंग्रेजी अनुवाद, यह गुजराती भाषा में था, लेकिन इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किए थे? तो उनका नाम था महादेव देसाई, ठीक ना, महादेव देसाई। देखिए, दो प्रकार का इसका गाना था, गांधी जी को प्रिय था। एक रघुपति राघव राजा राम, उस जो रघुपति राघव राजा राम जो था, उनको रचना किया था कौन? तो उनको रचना किए थे कौन? महादेव देसाई। एक था प्रियजन वैष्णव कहिए, ठीक ना, वो जो उनको रचना किया था नरसिंह मेहता। एक एक पॉइंट्स बताएंगे मेरे भाई, ठीक ना। चलिए, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में गांधी जी शुरुआत किया था, और जाके इसे 1927 तक रचना किया। और उसके बाद इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, उसके बाद हिंद स्वराज 1909 में, यह भी गुजराती भाषा में था। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में, ठीक ना, 1932। और इसी के स्थान पर हरिजन सेवक संघ का स्थापना गांधी जी करते हैं, और नवजीवन 1919 में। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, प्रमुख उपनाम क्या है? इनके बारे में बहुत सारे प्रमुख उपनाम है। इसमें से राष्ट्रपिता किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहा था। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ठीक ना। और बापू किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। बापू किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा किसने कहे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी ने इसे महात्मा की उपाधि। अर्धनग्न फकीर किसने कहे थे? विंस्टन चर्चिल। देखिए, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ठीक ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी जाते हैं, तो वहां बहुत सारे मीडिया ने विंस्टन चर्चिल वहां के जो थे उस समय, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर क्यों कहे थे? क्योंकि उस समय मीडिया वाले ने कहा कि भारत से एक ऐसा दूत आए हैं जो पूरे भारत को क्रांतिकारी, अंदर से क्रांतिकारी यानी राष्ट्रवाद पैदा किए हैं। वह व्यक्ति का नाम है गांधी जी। और गांधी जी जब ये एक साधारण कपड़े में जाते थे, यानी ना वो जींस वगैरह ये सब कुछ नहीं, एक सिंपल कपड़े में, धोती वगैरह, एक सिंपल कपड़े में जाते थे। तो सिंपल कपड़े में जब गांधी जी जा रहे थे, तो उस समय गांधी जी को अचानक जब विंस्टन चर्चिल ने देखा, तो कहे, विंस्टन चर्चिल ने उसे ये कह दिए अर्धनग्न फकीर। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हुआ था, ठीक ना। चलिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि एक पूरे आर्मी के बराबर भारत में गांधी जी है, ठीक ना। चलिए, केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी क्या करते थे? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ब्रिटेन भी इसमें शामिल था मित्र राष्ट्र में। जब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जब इस विश्व युद्ध में केसर ए हिंद की उपाधि क्यों दिया गया था, इसके पीछे रीजन थे। गांधी जी जो भारतीय सेना थे, यानी जो भारत के लोग थे, उसे यह कहते थे कि तुम लोग जाकर यह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ और ब्रिटेन का साथ दो, क्योंकि ब्रिटेन लुभावना दिए थे कि अगर मुझे इस युद्ध में जीत जाता हूं तो मैं आप लोगों को आजाद कर दूंगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित किया गया, और इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी दिए गए, ठीक ना। चलिए, अगला पॉइंट आए, यहां तक क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कि अगला पॉइंट आप लोगों का क्या है, ठीक ना। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। याद रखिएगा, SS राजपुताना कौन से जहाज से आए थे?
एस राजपुताना जहाज से आए थे। कहां से आए थे? एस राजपुताना जहाज से। बंबई के एक बंदरगाह था, बंबई के एक बंदरगाह था जिसे अपोलो बंदरगाह कहा जाता है। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी एस राजपुताना जहाज से उतरे और 9 जनवरी जो 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, तो इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किया। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह आपके एनटीपीसी में पूछ चुका है कि कहां जाकर गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिए थे। तो गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 1916 में जब इसका उद्घाटन होती है वाराणसी में, तब जाके गांधी जी यहां पहला भाषण दिए थे। ये आपके एनटीपीसी में 3 बार पूछा गया है इस बार, ठीक ना। चलिए, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में और गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया। आपको पता होगा 1916 से लेकर 1933 तक गांधी जी जो थे इसका निवास स्थान था, यानी गांधी जी का निवास स्थान थे। कौन सा थे? गांधी जी का यहां निवास स्थान 1916 से लेकर 1933 तक थे। क्लियर है यहां तक? चलिए, चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए। आपको ये पॉइंट जल्दी जल्दी बताइए कि चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह की बात आई है, तो जल्दी जल्दी इस पॉइंट को पहले नोट करिए। और आपको पीडीएफ मिल भी चुकी है, तो पहले इस पॉइंट को एक बार नोट करिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। पहले 2 मिनट आप इसको नोट करिए, ठीक ना। चलिए, क्लियर है? नोट कर लिए आप लोग? तो नोट कर लिए, बताओ। चलिए, तो चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह क्या था तो हम लोग समझते हैं। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। कैसे हुआ था देखिए, 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। आप सबको पता होगा, अंबिका चरण मजूमदार किए थे लखनऊ अधिवेशन में। इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि जब यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग आपस में मिले थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग आपस में मिले थे, यानी गरम दल और नरम दल की मिलन हुई थी इसी अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? इनके अध्यक्ष किए थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। अब बात आती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो यह जो राजकुमार शुक्ल थे, ये पूछ दिया था आपको बीपीएससी में कि यह कहां से थे। तो याद रखिएगा, मुरली भारहावा। कौन सा गांव से थे? मुरली भारहावा गांव, बेतिया से, ठीक ना। ये पूछा जा चुका है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे, तो मुरली भारहावा गांव से। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी को आमंत्रण किया जाता है। तब जाके लखनऊ के वकील होते हैं जिसका नाम होता है ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या होता है? ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन होते थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक ना। तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने क्या करता है, चंपारण किसान की समस्या को देखते हुए एक प्रकार से सहानुभूति प्रस्ताव पेश करता है। और इस सहानुभूति प्रस्ताव के माध्यम से जब गांधी जी जाती है, तो गांधी जी सबसे पहले मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचते हैं गांधी जी, और मोतिहारी स्टेशन पर गांधी जी, इसे अगर मोतिहारी को कहा जाए तो कहा जाता है राजा जनक का क्षेत्र माना जाता है। तो मोतिहारी स्टेशन जब गांधी जी यहां पहुंचते हैं, तो गांधी जी ने बहुत सारे नियम बनाए। क्योंकि यह क्या था, तो ये पहले इस पॉइंट को एक पॉइंट भी समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती कराने पर 3 कट्ठिया प्रणाली। देखिए क्या होता था, यानी 1 एकड़ होता था 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में यानी 3 कट्ठा आपको क्या होना था, नील की खेती करना आपके लिए अनिवार्य होता था। इस नील की खेती को क्या किया जाता था, अंग्रेज को इससे क्या फायदा मिलता था, ये सोचिए। अंग्रेज क्या करता था, इस नील की खेती से, यानी नील से रंग बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? रंग बनाया जाता। इस नील की खेती से रंग बनाते थे, क्योंकि यूरोपियन में आपको एक एक्ट पढ़ाए थे पॉलिटी में, 18 सुबह 9 बजे वाली क्लास जो होती है मेरी, इसमें आपको एक एक्ट पढ़ाए थे सुबह 9 बजे वाला क्लास।
आप लोग सुबह जो पॉलिटी का है उसका प्लेलिस्ट भी डाल दिया हूं, इस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक ना। 1813 एक्ट में एक प्रकार का प्रस्ताव आया था, बताए थे आपको, इसमें चीन के साथ एक अधिकार व्यापार दिया गया, यानी चाय, चीन और जो चाय, चीन, जूट, इन 3 प्रकार के खेती यानी इन 3 प्रकार का व्यापारी अंग्रेज सिर्फ कर सकता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सब दूसरे कंपनी को भी आने का न्योता दिया गया इसी 1813 एक्ट में। तो जो यूरोपियन कंपनी आया था, धीरे धीरे यूरोपियन के जो जर्मनी वगैरह से आने लगे थे, तो वह नील की खेती काफी प्रचार प्रसार होने लगा। तो अंग्रेज को नील की खेती से काफी फायदा होता था, अंग्रेज इससे रंग बनाते थे, ठीक ना। जब अंग्रेज रंग बनाते थे तो किसानों पर एक कानून पारित कर दिया कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। जब 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, इसी के लिए गांधी जी मोतिहारी स्टेशन यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में कूदे थे, ठीक ना। तो इसी से जो त्रस्त थे, लेकिन अब कहिए कि क्या ये जो नील का खेती था, जबरन जो था, इस नील की खेती को क्या किसान इसको अवमानना कर सकती थी? हाँ, अवमानना कर सकती थी, लेकिन एक शर्त पे, ठीक ना। 1 एकड़ में 20 कट्ठा में 1 एकड़ नहीं 1 बीघा होता है मास, हाँ 1 बीघा ही होता है मेरे भाई, उस समय की स्थिति बता रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे भारत में कब से होने लगा? जब 1951 का जमींदारी उन्मूलन आया, ठीक ना। 1951 में 9वीं अनुसूची आया, भूमि सुधार अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या कारण था, जब इस नील की खेती से अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो किसान को यह प्रस्ताव दिया गया कि नील की खेती आप ना करो तो आपको लगान देना पड़ेगा, इसके बदले नील की खेती नहीं करोगे। तो किसान को क्या होता था कि नील की खेती मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देता था, यानी उर्वरता को कम कर देता था, इससे मिट्टी क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, और यह काफी वाणिज्य प्रकार का था फसल। इसलिए नील की खेती से क्या होता था, पैसा बहुत खर्च लगता था किसानों को, इस वजह से नील की खेती से काफी ज्यादा त्रस्त थे किसान, ठीक ना। तब जाके इसी में लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी से मिले कौन, तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले, और यह किस गांव से थे, यह बीपीएससी में पूछा गया है, मुरली भारहवा गांव से, बेतिया जिला, ठीक ना। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिस कांग्रेस अधिवेशन में आपको पता होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था, गर्म दल और नरम दल का मिलन हुआ था इसी वजह से। और इसी लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। तो लखनऊ के एक वकील थे, नामी वकील थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने क्या किए थे, इनके लिए एक सहानुभूति प्रस्ताव पारित किए थे चंपारण आंदोलन के लिए। यही था चंपारण आंदोलन, और इस चंपारण आंदोलन में गांधी जी एक प्रकार से जन आंदोलन करना स्टार्ट किए, और इसमें सत्य, अहिंसा और यात्रा, पैदल यात्रा, इन सबको लोगों के बीच जागरूक किया। और इस प्रकार से फिर जाकर एक सर फ्रैंक रईस नाम का व्यक्ति था, इसने एक समिति, जांच समिति बनाया, और इस जांच समिति ने रिपोर्ट दिया और कहा कि जो भी किसानों से लगान वसूली किया गया है उनका 25% मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो एक मुआवजा देना पड़ेगा, दूसरी चीज 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाए। और यह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसलिए इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? चलिए, अब यहां तक आपको क्लियर है मेरे भाई, तो एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन। क्या भारत में महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका में पहला था 1906 में। क्लियर? हाँ, ठीक ना। अब देखिए, किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए राजकुमार शुक्ल कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को यही मिले थे। और उस समय चंपारण आंदोलन के वकील कौन थे, तो उसका नाम याद रखना है, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद ने सहानुभूति प्रस्ताव पारित किया। विलेज था बेटीवारा नहीं था मेरे भाई अजित कुमार जी, बेटीवारा नहीं, मुरली भरहावा नाम था, ठीक ना। अब देखिए, तो राजकुमार शुक्ल का गांव था मुरली भरहावा। और याद रखिएगा, गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले मोतिहारी स्टेशन पर उतरे, सबसे पहले किस स्टेशन पे उतरे महात्मा गांधी, तो मोतिहारी स्टेशन पे उतरे। और किसके बुलाने पर, राजकुमार शुक्ल। और अंग्रेजों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती कराने के लिए जो 3 कठिया प्रणाली था, यह 3/20 भाग का नील खेती करना
अनिवार्य था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर जो था, एक प्रकार से यह आंदोलन जो था अहमदाबाद मिल मजदूर, इसमें क्या हुआ था, गुजरात में प्लेग फैली थी, फैलने के कारण मिल के मालिकों ने मजदूरों का बोनस दिया। यानी ये एक चीज याद रखिएगा, प्लेग जो होता है इसे हम लोग काली मौत भी कहते हैं, ठीक ना, काली मौत भी कहते हैं। किससे फैलता है? वायरस से, और यह चूहा से फैलता है। किससे फैलता है? चूहा से। और प्लेग को नियंत्रण करने के लिए कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की भी स्थापना किया था। आप लोग जानते होंगे प्लेग का। मुझे एक लड़का था, ऐसे पूछे उनसे कि चार मीनार का नाम चार मीनार क्यों रखा गया, तो लड़का क्या बोले कि जो चूहे को चार पैर होते हैं, ठीक ना, तो प्लेग के संरक्षण के लिए कुली कुतुब शाह ने क्या किए थे? चार मीनार की स्थापना किए थे। तो इसमें चूहे को चार पैर होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया चार मीनार। ऐसे ऐसे भी चलिए, तो बात आती है प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत। किससे फैलता है? चूहे से। तो आपको पता होगा प्लेग को नियंत्रण करने के लिए भारत में चार मीनार की भी स्थापना किसने किए थे? कुली कुतुब शाह ने, ठीक ना। चलिए, तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो था 1918 में गुजरात में प्लेग फैलने के कारण मिल के मालिकों ने मजदूरों का बोनस 50% तक बढ़ा दिया था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के कारण बोनस बंद कर दिया गया। इसीलिए अनुसुईया बेन साराभाई, अगर आपसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन में किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल। अहमदाबाद मिल मजदूर में किसने बुलाया था? अनुसुईया बेन साराभाई, क्योंकि गांधी जी से पहले इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना। चलिए, गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल भी कौन था? तो यही थे अहमदाबाद आंदोलन। चलिए अगला पॉइंट आता है खेरा आंदोलन, 1918 में हुआ था। अकाल या सूखा पड़ जाने पर अंग्रेज किसानों से भूमि कर ले रहे थे, भूमि कर लिए जा रहे थे, और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात होती है, और यही आंदोलन गांधी जी के पक्ष में था, और कहा जाता है इसे पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का पहला पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो खेरा सत्याग्रह था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, अगला पॉइंट आता है रॉलेट एक्ट। चलिए इस पॉइंट को पहले आप नोट करो, क्योंकि मैं पीडीएफ में डाल दिया हूं, लेकिन आप अगर इसको नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। मेन पॉइंट पहले यहां से नोट करो। 2 मिनट समय देता हूं आपको, जल्दी से नोट करो, ठीक ना। ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट पढ़ लिए हो गया। चलिए नोट कर लिए। मेरा क्लियर नहीं किए सर, क्या क्लियर नहीं किए बताइए। चलिए मैं सब बताऊंगा। पवनार महाराष्ट्र में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। सब बताएंगे मेरे भाई, टेंशन काहे ले रहे हैं। मैंने बोला 3 क्लास होगा इसका, 2 क्लास थ्योरी, 1 क्लास सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 सेक्शन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ठीक ना। तो रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, 1917 में गठित किया गया था सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, ठीक ना। ये क्या था, लेकिन 1919 में यह लागू हुआ था। मार्च 1919 में यह लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? मार्च 1919 में। क्या हुआ था, जो भारतीय क्रांतिकारी था इनके गतिविधियों को सीमित करने के लिए, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी क्या कहते थे कि मैंने 1900 द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपकी सहायता किया, तो आपने मुझे प्रथम विश्व युद्ध में आपने कहा कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, आप मेरे सहायता करो, और प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बाद भी आप मुझे क्या करने लगे, आप सहायता नहीं किए। तो क्रांतिकारी के अंदर ये आग बबूला होने लगे। तब जाके भारतीय क्रांतिकारी ने बहुत ज्यादा, यानी एक प्रकार से अपना मांग उठाने की कोशिश किया, और इस क्रांतिकारी का जो गतिविधि था, जो इस प्रकार से क्रांतिकारी करते थे, उनके गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से रॉलेट एक्ट बनाया सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। अब देखिए इसमें क्या क्या बात था। देखिए इसमें 3 मुख्य बातें था। कहा गया था कि अगर राजद्रोह है, यानी राजद्रोह का मामला, यानी राजद्रोह का की शंका के आधार पर गिरफ्तार करना, यानी शंका के आधार पर गिरफ्तार करना। दूसरा पॉइंट क्या था कि बिना
वकील नहीं चुन सकते, यानी वकील नहीं चुन सकते आप, यानी वकील आप नहीं ले सकते हैं। तीसरा कारण क्या था? गुप्त अदालत क्या करता था? 2 वर्षों की सजा देता था। क्या करता था? 2 वर्ष की सजा देता था। फिर से सुनिए, रॉलेट एक्ट में क्या क्या बात था? कहा कि अगर राजद्रोह की शंका, यानी जो भी भारतीय क्रांतिकारी अपना मुद्दा उठाते थे, उनके गतिविधि जो होता था उनको कंट्रोल करने के लिए इनमें 3 मुद्दा रखा गया था। कहा कि रॉलेट एक्ट में 3 बातें की गई थी। एक कहा कि जो राजद्रोह के आधार पर, जैसे अपसपा कानून है वगैरह देखे होंगे, तो इस प्रकार से कानून क्या होता है उसमें कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तारी कर लेना, ठीक ना। तो अपसपा वगैरह जो होता उसी प्रकार से रॉलेट एक्ट था, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना। तो इसमें जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी यानी राजद्रोह की शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। दूसरी बात, जो वकील आप नहीं चुन सकते, तो भाई केस कौन लड़ेगा, कैसे जीतेंगे हम। और गुप्त अदालत इसे 2 वर्ष की सजा देते थे। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का सजा देते थे। तो रॉलेट एक्ट बिल्कुल में यह एक काला कानून था। तो इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया, और गुप्त अदालत के द्वारा 2 वर्षों की सजा, यानी आप इसलिए इसे काला कानून कहते हैं, ठीक ना। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा, और इसी रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा गया। सही बात है, गुप्त अदालत द्वारा बिना दलील का, बिना वकील का तो पहले ही बात है, अब बिना अपील का, यानी यह 3 प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक ना, कि बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून है, ठीक ना। चलिए, इस एक्ट के विरोध में सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक्ट के विरोध में दिल्ली में इस एक्ट का विरोध किया जा रहा था, ठीक ना। तो इस एक्ट के विरोध में सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तब क्या बातें हुई? उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी वजह से हुआ। आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, यह जल्ली नाम का एक व्यक्ति था, उन्हीं का जमीन था। जल्ली नाम का व्यक्ति था, उन्हीं का जमीन था। यह 13 अप्रैल 1919। कुछ लड़का हमसे पूछे, सर 9 बजे जो करंट अफेयर्स चलता था उसका क्या हुआ? विजय कुमार जी, 9 बजे आपका करंट अफेयर्स नहीं चलती, मैं कुछ बता देता हूं। सुबह मेरा 9 बजे पॉलिटी चलता है। सुबह 9 बजे पॉलिटी चलता है आपकी क्लास, और पॉलिटी उसमें एक एक्स्ट्रा क्लास आपको स्टैटिक जीके भी चलते हैं, जो शनिवार को मैं देता हूं। तो सुबह 9 बजे पॉलिटी चलता है, 5 दिन सप्ताह में चलती है, पूरा डीपली नॉलेज देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन आप ही से करवाता हूं, ठीक ना। उसके बाद आपसे 15 मिनट का स्टैटिक जीके का, यानी 15 मिनट का डाउनलोड वीडियो, 15 मिनट का डाउनलोड वीडियो आपको शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे डाउनलोड होता है। यानी मंडे टू फ्राइडे आपका डाउनलोड होता है। इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का अपलोड, तो इसमें याद रखना है, अपलोडेड वीडियो होता है 15 मिनट का, जो आपको एक प्रकार से 15 मिनट का वीडियो में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट मिलता है। और एक टॉपिक बाय टॉपिक लेता हूं, आप जाके पहले देख लीजिए, ट्रिक बाय ट्रिक भी कंप्लीट करा देता हूं। दूसरा, सुबह 9 बजे मेरे साथ पॉलिटी में जरूर जुड़िए, क्योंकि पॉलिटी में एक सेक्शन यहां से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए मेरे भाई, पॉलिटी का शुरुआत से मेरा अभी तक 7 क्लास है, उनका 7 से 8 क्लास आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। वहां एसके झा खोलिएगा, वहां प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए, अब बात आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या आया? प्लेलिस्ट से देख लेना है। दूसरा, जो प्लेलिस्ट में भी वो शॉर्ट वीडियो भी डाला हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, आपको पता होगा ये जल्ली नामक व्यक्ति का जमीन था, जो शांतिपूर्वक तरीके से जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सिंह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में इसे गिरफ्तार किया गया था और छुड़ाने के लिए आयोजित की गई थी बैसाखी दिन। कौन सा दिन था? बैसाखी पर्व के दिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुआ। कितने? 1000 लोगों की मृत्यु हुआ। और भारतीय गद्दार ने, हंसराज था, डॉक्टर हंसराज ने जनरल डायर को यह सूचना दिया था। फिर से सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कहां है यह? अमृतसर में। किस व्यक्ति का जमीन था? तो याद रखना है, जल्ली नामक व्यक्ति का। कौन सा गद्दार ने जनरल डायर को बताया? हंसराज। और लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर था, ठीक ना। माइकल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया, और
किसके विरुद्ध में, यानी किसके लिए यह सभा आयोजित हुआ था? शांतिपूर्ण तरीके से सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू के जो गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट के माध्यम से, उनको छुड़ाने के लिए, ठीक ना। चलिए, इनके लिए दो प्रकार का जांच बना, एक बना हंटर आयोग, एक बना मदन मोहन। हंटर आयोग ने कहा कि 369 लोग मरे हैं और 1000 लोग घायल हैं। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने क्या कहे कि 1000 लोग मरे हैं और 3000 लोग जो है 3000 लोग इसमें क्या होने लगा कि एक प्रकार से घायल हो गए, ठीक ना। चलिए, तो उद्धम सिंह इसी में से एक बच्चे बच गए थे और यह कितने वर्षों के बाद, आप कह सकते हैं 19 और 21 वर्षों के बाद उद्धम सिंह ने कॉक्सटन हॉल लंदन में गोली मारकर 1940 में जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। फिर से सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। दूसरा पॉइंट, किसके गिरफ्तारी के अवज में यह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सिंह। दूसरा बात, यह कहां है? अमृतसर में। किस गद्दार ने माइकल ओडायर को सूचना दिया था? तो इस व्यक्ति का नाम था हंसराज ने। अगर पूछा जाए किसके चलाने से, यानी किसके आदेश से गोली चलाया गया? जनरल डायर। इसके बाद कौन सी जांच बना? एक हंटर आयोग बना। अंग्रेज ने कहा 369 लोग की मृत्यु हुआ, 1000 लोगों की इसमें घायल हुए। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने कहा कि 1000 लोग की मृत्यु हुआ और 3000 लोगों की घायल हुआ। इतना दर्दनाक था यह कांड। उसके बाद उद्धम सिंह ने 1940 में कहा कि भाई मैंने तो बच गया। ये पूछा गया था जब ये कॉन्स्टन हॉल लंदन गए थे, तो पूछा कि यहां जनरल ओडायर कौन है, क्योंकि वह बच्चा बच गए थे उसी अमृतसर में, उसी आंदोलन, उसी बैसाखी के दिन जब यह गोली चलाए थे जनरल डायर, माइकल ओडायर। तब जाके उद्धम सिंह ने जाकर पूछा कि माइकल ओडायर कौन है, डायरेक्ट जाके वहां गोली ठोक दिया, कहा कि तुम ही हो भाई, हम आओ यहां। उसको डायरेक्ट गोली मार के हत्या कर दिए। तब जाके उद्धम सिंह को वहीं फांसी दे दी जाती है। और ऐसे वीर जो अपना एक प्रण लिए थे कि माइकल ओडायर को पूरा खत्म करके ही अपना जीवन को त्याग करूंगा, ऐसे ऐसे वीर होते हैं हमारे देश में। इस वीर को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और ये चीज याद रखिए, आप जो आज इतना स्वतंत्र है, आप जाके उत्तरी कोरिया वगैरह में देख लीजिए, जल्लाद शासक वगैरह, वहां आप जो है बहुत सारा ऐसा नियम होता है, स्ट्रिक्ट होता है। चाइना में देख लीजिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी लोगों का, यह गांधी जी का ही सोच है और गांधी आदर्शवादी ही है, जिस वजह से आज हम लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिली है। और इसलिए हम लोग इन्हें भूलना नहीं चाहते हैं। सिर्फ गांधी जी का ही योगदान नहीं, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का, कोई अहिंसा के माध्यम से, कोई हिंसा के माध्यम से, लेकिन योगदान लाखों लोगों का है। और इस योगदान से देखिए दुनिया के हर देश में, चाइना लिखेगा, चाइना देश, उसके बाद अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, लेकिन भारत, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, ये सब देश का अपना देश प्रेम हो सकता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां मां और मुल्क एक समान रखी जाती है। इसलिए भारत को भारत मां कहते हैं। क्यों बोलते हैं भारत मां? क्योंकि यहां मां और मुल्क दोनों एक समान। जब भी हमारे देश पर मुसीबत आती है तो कोई भी मां ये नहीं कहती कि जा बेटा अपने देश का कर्ज चुकाओ। और ये होता है भारत का संस्कृति, और हमें इस संस्कृति पे गर्व है, और यही है भारत मां। दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं मां लिखेगी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां मां नाम से संबोधित किया जाता है मुल्क को। इसीलिए हमारे देश में इतने महान महान क्रांतिकारी पैदा हुए, जो देश को किसी भी परिस्थिति में एक सत्य और अहिंसा जैसी शब्द सिर्फ लियो टॉलस्टॉय की किताब तक सीमित था, लेकिन उसका प्रयोग करके गांधी जी ने ऐसा करके दिखाया कि देश को आजादी दिखाई। इस पे मुझे गर्व होता है, हर भारतीय को गर्व भी होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, जय हिंद। चलिए, हत्याकांड के बाद जो त्याग पत्र दिए गए थे, तो जैसे शंकर नारायण उस समय वायसराय कार्यकारिणी परिषद से, आपको बताए थे कि 1919 अधिनियम में, एक प्रकार से 1909 अधिनियम में एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारत के पहले वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे, ठीक ना। चलिए, उसी के तहत शंकर नारायण ने इस हत्याकांड के बाद इस्तीफा दे दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज जो गांधी जी का 5वां पुत्र। उसके बाद गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, केसर हिंद का उपाधि कब मिला था? 1915 में।
चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सर आपके पापा, ठीक है, हाँ ठीक है, इसीलिए तो आपका एक दिन मैंने क्लास नहीं लिया था क्योंकि उनको दवा वगैरह लाना था, ठीक ना। देखिए जिंदगी में बहुत सारे परिस्थिति आता है, फैमिली को भी देखना, दोनों चीज को, यही तो होता है। देखिए भगवान जितना ज्यादा आपको परीक्षा लेना उसमें उतना ही मजबूत होता है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सफल नहीं होता है। गांधी जी भी एक बार में सफल नहीं हुए, इसने भी बहुत सारे असफलता देखे और बहुत सारे असफलता के होते हुए भी इसने सफलता को प्राप्ति किए। और यही होता है, संघर्ष बहुत जरूरी है मेरे भाई। जब भी मेरे जीवन में तकलीफ आता है तो मैं समझता हूं कि मैं कोई बड़ा काम करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे तकलीफ से डर नहीं लगता। हर किसी को डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 15 मिनट का मोटिवेशन और जो मम्मी पापा जो हमें दे सकते हैं मोटिवेशन, उनके चेहरे देखकर भी मुझे, कभी भी आप अपने मम्मी पापा का फोटो रखा करिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो उनका जरूर फोटो देखिए और प्रणाम करिए। और उससे बड़ा रियल में कोई भगवान नहीं होता, क्योंकि अगर उन मम्मी पापा को आप फोटो देख के प्रणाम करके अगर आप पढ़ाई करने बैठिएगा तो आपका हर काम सफल होता है। आपको पता है, मैं जब भी आपको पढ़ाने आता हूं तो मैं अपने मम्मी से जरूर बात करता हूं, 2 से 3 मिनट जरूर बात करता हूं, ताकि देखिए मम्मी पापा का जो है ना एक ऐसा रिश्ता है ना जो दुनिया में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। और उससे बड़ा सबसे पहला शिक्षक तो माँ ही होती है, सबसे पहला शिक्षक माँ ही होता है, ठीक ना। इसलिए याद रखना मेरे भाई, जो माँ बाप आपको जो मोटिवेट कर सकता है ना, शायद धरती पर कोई नहीं। मोटिवेशन 15 मिनट की आपको कोई बोल दे, 2-4 मिनट का शायरी मार दे, 2-4 मिनट का गाना बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक यहां से मोटिवेशन नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो। इसलिए मोटिवेशन पहले खुद से जगाओ, यहां से अंदर से, तब जाके तुम बाहर कुछ कर पाओगे। जब तक यहां से नहीं जगेगा और प्रण लो कि मुझे इस बार जॉब लेना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे भाई इस बार आपको वादा करना है कि इस बार नहीं तो किसी बार भी नहीं। और ये बहुत सारे लड़का में रहता है कि मेरे पास 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, ठीक ना। यही 2-4 साल के बाद हो जाता है 10 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना। ऐसा नहीं बनाना है, कहना है कि इसी बार लेना है, हाँ इसी बार लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। तो इस हत्याकांड के बाद शंकर नारायण वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब इसका रिवीजन भी कर देता हूं मैं, क्या रिवीजन भी कर दूं? चलिए रिवीजन कर, चलिए 5 मिनट रिवीजन कर देता हूं ताकि आपका भी कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी। फिर से सुनिए, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, इसका नाम कावा गांधी भी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात काठियावाड़ में, ठीक ना। विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी, कब 1883 में। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और गोद किसको लिए थे? 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और बताया कि आध्यात्मिक गुरु 2 प्रकार से व्यक्ति था, एक रामचंद्र जी और दूसरे लियो टॉलस्टॉय, ठीक ना। प्रमुख शिष्या थी मीराबेन। पर्सनल सिक्योरिटी थे महादेव देसाई। आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन में, और इसी के वजह से नारायण आप्टे को भी फांसी दी गई थी, ठीक ना। चलिए, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए, 1893 में व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वह भारत जब लौटे अपोलो बंदरगाह बंबई में, और इस अपोलो बंदरगाह पर लौटे तो एसएस राजपूताना से, ठीक ना। चलिए, नस्लीय भेदभाव के चलते गांधी जी को जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उसी रेलवे स्टेशन के बीच में पीटर मारिट्सबर्ग पड़ता है, और इसी पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते नीचा उतार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया। चलिए, अगला पॉइंट आए। उसके बाद फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में डरबन में किए थे। और उसके बाद प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 दक्षिण अफ्रीका में, और गांधी जी 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे और इसकी अध्यक्षता था दानिश वाचा किए थे, और यह हुए थे कलकत्ता में। और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी 1906 दक्षिण अफ्रीका में किए थे, और 1903 में इंडियन ओपिनियन की रचना किया था, जो एक प्रकार से साप्ताहिक पत्र था। टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना जोहान्सबर्ग 1910 में किए थे। क्लियर है यहां तक? चलिए, प्रमुख पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1925 में लॉन्च हुआ था। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, हिंद स्वराज 1909 में,
और इंडियन ओपिनियन 1903 में, और यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932, नवजीवन 1919। प्रमुख उपनाम क्या था? राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस कहे थे, बापू जवाहरलाल नेहरू कहे थे, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे, और नग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहे थे, और वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहे थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई। क्लियर? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए एसएस राजपुताना जहाज से, और 9 जनवरी 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वाराणसी में है, जिसे मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया था, 1916 में इसमें पहला भाषण दिया था उद्घाटन के दौरान। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी थे, और 1900 जो अहमदाबाद में है साबरमती नदी तक, 1916 से 1933 तक, 1916 से 1933 तक गांधी जी का यह निवास स्थान थे। ठीक ना? चलिए, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। किसान नेता राजकुमार शुक्ला, जो मुरली भरवा गांव से थे, इनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेजों द्वारा किसान को जबरन नील की खेती कराया जाता था। 3 कठिया प्रणाली, 3/20 भाग नील की खेती। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को, यानी जो 3/20 खेती होती थी, इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक ना? और अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। गुजरात में प्लेग फैलने के कारण मिल के मालिकों ने मजदूरों को बोनस 50% बढ़ा दिया गया, लेकिन इसी बढ़ती हुई महंगाई के कारण बोनस बंद कर दिया। किसने बुलाए थे गांधी जी को? अनुसुईया बेन साराभाई। जैसे चंपारण आंदोलन में किसने बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल, और अहमदाबाद में अनुसुईया बेन साराभाई। क्लियर? गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था कौन? अहमदाबाद मिल मजदूर। उसके बाद आता है खेरा सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, खेरा सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी का द्वारा प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन था। यह हुआ 1918 में। लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद, इस अकाल या सूखा पड़ जाने पर अंग्रेज किसान से भूमि कर लेते थे, तो गांधी जी ने इसी आंदोलन में, यानी इसी खेरा आंदोलन में कर मत दो का नारा दिए थे सरदार पटेल ने, और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात होती है गांधी जी का। ठीक ना? चलिए, अगला पॉइंट आता है, खेरा कहां है? गुजरात में। रॉलेट एक्ट 1919, इसमें यह मार्च 1919 में लागू हुआ था। एक इसमें क्या नियम था? सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार। दूसरा, संदेह के आधार पर। दूसरा, कि गुप्त अदालत के द्वारा 2 वर्षों की सजा। तीसरा, वकील नहीं चुन सकते हैं। ठीक? और यह किसकी अध्यक्षता में? सर रॉलेट की अध्यक्षता में। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी कानून कहा। इस एक्ट में सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। ठीक ना? देखिए, इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में हुआ। और याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सतपाल सिंह को छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित किया गया। और बैसाखी के दिन जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हुई। और इसमें हंसराज ने बताया था जनरल डायर को। ठीक ना? जांच के लिए 2 समिति बना, हंटर आयोग, मदन मोहन मालवीय, भारत से मदन मोहन मालवीय। हंटर ने कहा 369 हुआ। हंटर यानी मदन मोहन मालवीय ने कहा कि 1000 लोगों की। तब जाके उधम सिंह इसी में से 21 वर्ष के बाद, यानी उधम सिंह इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच गए थे बच्चे, और इस बच्चे ने कसम खाई थी कि माइकल ओ डायर को हम लोग मार गिराएंगे। और 1940 में कॉस्टन हॉल लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। किसे? जनरल डायर को। उसके बाद उधम सिंह को फिर फांसी का सजा सुनाया गया। क्लियर? हत्याकांड के बाद त्यागपत्र दिया शंकर नारायण ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। आज के लिए बस इतना ही। क्लास सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़िए। सुबह 9 बजे पॉलिटी, जिस तरह से आप इसमें 7 क्लास में पढ़ा दिया हूं, इसका प्लेलिस्ट भी डाल दिया हूं, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दिया हूं। और मेरे भाई सुबह 9 बजे मेरे साथ पॉलिटी जुड़िए, और 15 मिनट का क्लास जो है आपका, वो आपका करंट का भी डाल दे रहा हूं। आपको डरना नहीं है। आर्ट और करंट पेपर में मैं हूं आपके साथ। मैंने जो वादा किया हूं वो पूरा कंप्लीट करा दूं। आज के लिए बस इतना ही। लव यू मेरे भाई, लव यू।